नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपका जो स्वास्थ्य है काफ़ी अच्छा होगा। हम इकोनॉमिक्स को लेकर बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास की उसको लेकर सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से और काफ़ी गहराई से हम समझ रहे हैं। आज की हमारी क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली जितनी भी क्लासें ली है उन क्लासों में हमने जो हमारे देश के अंदर उत्पादन होता है उसको लेकर बात की कि किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। तो उसमें हमने देखा कि भूमि होनी चाहिए हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए, हमारे पास जनसंख्या के साथ औज़ार होने चाहिए, हमारे पास मानव पूँजी होनी चाहिए, उन चीज़ों को चलाने के लिए दिमाग होना चाहिए, तो दिमाग मानव के पास ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की और हमने इसको 4 फैक्टर में डिवाइड किया और हमने आपको उन चीज़ों को बताया। अगर आप चाहो तो हम एक बार लिख देते हैं कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया कि एक तो भूमि होता है, दूसरा हमने बात की तो हमने आपको बताया कि पूँजी होता है, तीसरी हमने बात की तो हमने आपको बताया कि मानव पूँजी होता है और एक भूमि के साथ हमने डी बात की थी, उसमें हमने कहा था कि श्रम होता है। ये चारों फैक्टर हैं किसी भी देश के अंदर उस देश की इकोसिस्टम को जानने के लिए, पहचानने के लिए। हमने एक हिटलर का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था आपको और ये बताया था कि हिटलर ने अपने लोगों को इसलिए मरवा दिया था ताकि वो काम नहीं कर रहे थे। उन लोगों को मार दिया गया और कहा गया कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो देखो सटीक एग्जाम्पल दिया गया है ये। और उसने जो काम किया है वो इकोसिस्टम के लिए अगर हम सोचें तो ये काफ़ी बेहतर था, लेकिन इंसानियत के तौर पे ये मूर्खता थी, पागलपन था और ये सबसे बुरी चीज़ थी उसके द्वारा जो की गई थी। किसी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता है, प्राकृतिक अधिकार हैं सभी के पास होते हैं, तो आप इस तरीके से किसी को मार नहीं सकते हो, पहली बात। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के तौर पे इस चीज़ को हम समझेंगे और देखेंगे तो जानना, हमारी अर्थव्यवस्था में दो चीज़ें होती है। एक होता है बोझ और एक होती है जिसको जितनी भी डिबेट है जो इकोसिस्टम के ऊपर डिबेट की जाती है आज, वो समझ लो, या पार्लियामेंट जो सेशन होते हैं उसमें आपने नाम सुना होगा और बार बार ये कहा जाता है, परिसंपत्ति की बात की जाती है। हाल ही में जो पार्लियामेंट सेशन है वहाँ पे एक स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर एआई को लेकर कहा गया कि जो हमारा डाटा है, अगर हम हमारे डाटा का यूज़, परिसंपत्ति का यूज़ अगर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे देशों के हाथों में इस चीज़ को दे दिया जाएगा तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मांग बार बार उठाई जा रही। तो एक होता है बोझ, एक होता है परिसंपत्ति। तो यही दो चीज़ें हैं जिनको लेकर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले हमारे देश में जो उत्पादन के साधन है उनको लेकर हम बात करते हैं और इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरी क्लास को देखना और अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि हम बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है। तो ध्यान से सुनना और समझना। कोई भी देश हो, उस देश के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन क्यों किया जाता है? ताकि उस देश में कहीं ना कहीं से तो पूंजी का निर्माण हो सके। ठीक है, तो एक लाइन है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं और कौन सा काम तरीके तरीके में गिना जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा है कि कौन सा काम तरीके के अंदर गिना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। हम 3 सेक्टर की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाम बाद में लिखेंगे लेकिन एक चीज को समझना है, यहाँ पे 3 सेक्टर की हम बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको अलग अलग क्यों रखा गया? क्या इसलिए रखा गया क्योंकि ये ज़्यादा हो रहे थे काम, इनकी जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा, एक डिब्बे के अंदर सबको भर दिया गया था और वो अंदर नहीं आ रहे थे तो उनको दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया गया? ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर था सभ्यताओं का। शुरुआती दौर के अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे हम विनिर्माण कर सकें। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास गेहूं नहीं थे, ठीक है, आपके पास बस पेड़ थे और पेड़ से प्राप्त आप सिर्फ फल खा सकते थे। आपके पास आग नहीं थी, आप किसी जानवर का शिकार कर रहे तो आपको मांस कच्चा ही खाना पड़ेगा, मतलब उसका प्रोडक्शन किया ही नहीं जा सकता था। आपके पास ट्यूबवेल नहीं थी कि आप किसी नदी के पानी को कहीं और पे शिफ्ट कर सके।
तो आपको नदी पे ही जाना पड़ता था पानी पीने के लिए, फिर वहाँ से मटकी भर के आपको ले जाना पड़ता था। तो आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें थी आपको उन्हीं से काम चलाना पड़ता था। तो हमने इस पूरे जो सिस्टम है, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये चीज़ हुई थी, तो हमने इस पहले ही काम को जो नाम दे दिया गया, इसको कह दिया प्राथमिक सेक्टर। क्या गया? फर्स्ट सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। और इस प्राथमिक सेक्टर के अंदर आप उन सभ्यताओं को याद कीजिए कि उन सभ्यताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो आप कहोगे कि वो लोग किस में रहा करते थे? वो लोग वनों में रहा करते थे। ठीक है, वो लोग किस में रहा करते थे? वो लोग वनों में रहा करते थे। तो इस प्राथमिक सेक्टर के अंदर हम सबसे पहले वानिकी को शामिल करेंगे। वो लोग धीरे धीरे जब इकट्ठे रहने लगे, एक साथ रहने लगे, तो उनको पता चला कि फसल भी कोई चीज़ होती है। तो वो किस चीज़ की खेती, मतलब किस चीज़ को करने लगे? तो खेती करने लगे। तो हम इसमें खेती भी शामिल करते हैं। जब वो लोग खेती करने लगे तो खाने के लिए सिर्फ खेत पे तो निर्भर नहीं थे, वो मांस मछलियाँ जो मिलता वो खा रहे थे वो लोग। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मछली उत्पादन को शामिल किया गया। शुरुआती दौर में जो मांस प्राप्त किया जा रहा है उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल की गई जो सीधे प्राकृतिक रूप से हमको मिल रही थी। उसके बाद आप ध्यान से सोचिए कि वो लोग पशुपालन भी करने लगे। पशुपालन करने लगे तो वो लोग दूध उत्पादन भी करने लगे। ये सारी चीज़ें थी उनके लिए, तो एक प्राथमिक चीज़ें थी, ये प्राथमिक ही थी उनके लिए। तो कोई प्रोडक्शन का पता थोड़ी था क्या, उनको तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन बाद में वो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करके उनका विनिर्माण करने लगे। तो हमने एक पूरे एक ऐसे सिस्टम को फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में डाल दिया। यहाँ से एक स्तर अलग कर दिया हमने। जब यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे दूसरा सेक्टर हमने निकाला, तो उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उन्हीं का विनिर्माण करना और उनसे नई चीज़ें तैयार करना। वो नई चीज़ें जब हमने तैयार करने लगे तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी? तो उनमें फैक्ट्रियाँ शामिल होगी, उनमें वो सारी चीज़ें शामिल होगी जिनका प्राथमिक सेक्टर से निकली हुई चीज़ों का अगर हम किसी और चीज़ के रूप में उनको बदल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें किस में शामिल की जाएगी? द्वितीय सेक्टर में शामिल की जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक है प्राइमरी सेक्टर, आपको पूरा लिखना है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ये एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है, लेकिन हमने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखना दूसरा नाम आप खुद ही निकालना। यहाँ पे औद्योगिक विनिर्माण इसको कहा जाता है, लेकिन हम एक सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना, ये दोनों सेक्टर तो एक ही है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु निकाली और यहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ कि आपने दूध निकाल लिया और आपने दही तैयार किया, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है चीज़ का। यहाँ पे सेवा क्षेत्र के अंदर समझना, ये वन का हमने बात की, पूरा प्राथमिक चीज़ें। अब आप प्रकृति से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, प्रकृति से आप कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो? तो आप क्या कहोगे? आप खदान खोदोगे, अंदर से धातुएं निकालोगे, तो उस खनन क्षेत्र को भी किस में शामिल किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। चाहे आपने हीरा ही क्यों ना निकाल दिया हो, लेकिन दिया तो प्रकृति ने है ना। तो ये सभ्यताएं थी हमारी। अब देखिए, तांबा निकाला गया शुरुआत के अंदर कालीबंगा सभ्यता के अंदर, उसी तांबे का व्यापार मेसोपोटामिया में किया गया। वहां से कांसा लाया गया, कालीबंगा के अंदर लाया गया। ये व्यापार की गतिविधियां शुरू हुई है हमारे देश के अंदर। कालीबंगा सभ्यता जो कितने साल पुराना, आज से लगभग 4500 साल पुरानी वो सभ्यता थी। तो ये जो चीज है, ये प्राकृतिक चीजें, तो कौन कौन सी प्राकृतिक चीजें हो सकती? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कितनी भी लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाए, आपको आंसर देना है। अगर प्रकृति से प्राप्त हो रही है वो चीजें, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगी। लेकिन उन चीजों को सेकंड सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये, यहाँ पे पहुंचाने के लिए इस सेक्टर की हमको आवश्यकता पड़ेगी। कालीबंगा का व्यापार जो हो रहा था, तो वहां से वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में जो हमें काम करना था वो सेवा क्षेत्र था। वो हमको सेवाएं देनी थी और सेवाओं के बदले हमको पैसा कमाना था। आज हमारा देश सेवाओं में सबसे ज़्यादा है, ज्ञान के मामले में हम सबसे ज़्यादा हैं। हम अमेरिका को ज्ञान दे देते हैं, रूस को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर यही सेक्टर है जो काफ़ी मजबूत है। बाकी
ये दोनों सेक्टर हैं, उनकी हालत काफ़ी खराब है। प्राथमिक सेक्टर में किसान शामिल है, किसान बार बार एमएसपी की मांग करते हैं, उनको एमएसपी नहीं दी जाती है। सेकंड सेक्टर में हमारे पास इतने सारे रोजगार नहीं बन पा रहे हैं जितनी हम कोशिश करते हैं कि हमारा रोजगार बने। तो ठीक है, तो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया और सेवा क्षेत्र। आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ये डायग्राम बनाना, गोले बनाना, उसमें लिखना। अब ध्यान से सुनना, हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तो बात कर चुके हैं कि हमको समझ में आ गई कि प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको, उनका विनिर्माण करना, उनको नए रूप में बदलना, जैसे कपास से कपड़ा तैयार करना, ठीक है, जो धागा है उससे आपको शर्ट बनाना, पेंट बनाना, चीजें हो गई। तो वो जो बनाई जा रही है वो चीजें चाहे हाथ से बनाओ चाहे किसी से भी बनाओ, ऐसा नहीं है कि मशीनों के द्वारा ही बनाई जा रही है, नहीं, आप चाहे उसको हाथ से बनाओ। अगर आपने धागे से शर्ट बनाया और हाथ से बनाया तो भी एक इसमें शामिल होगा, ये चीज उसमें उसी में शामिल होगी, इसी में, क्योंकि उसका विनिर्माण हमने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बेचोगे ना आप तो उस चीज को। तो तीसरी चीज देखना यहाँ पे सेवा क्षेत्र है कि यहाँ से चीजों को यहाँ पे पहुंचाने का काम किया जाता है। मतलब आप खेत में आलू उगाते हैं और आलू से चिप्स बनाने के लिए आपने जो सामान पहुंचाने का काम किया है वो सामान यहाँ पे पहुंचाने का काम किया है। तो तृतीय क्षेत्र है, इनके बीच की कड़ी है, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा, पहले इसको और इसको लिखा। तो आगे चलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अब ध्यान से सुनना और समझना है, यहाँ पे 2 चीजें होगी। एक तो होगा कि आर्थिक क्रियाएं, तो यहाँ पे एक हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको और लिखना पड़ेगा आर्थिक क्रियाएं और एक चीज होती है जनसंख्या। अब उस क्वेश्चन को याद कीजिए कि लोग क्या करेंगे, ठीक है, जीने के लिए लोग क्या क्या काम करेंगे, और दूसरी चीज है कि वो काम कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा तरक्की होगी। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी की जा सकती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाओं की हमने बात की, हमारे पहले चैप्टर में जब हमने बात की थी तो हमने आपको कहा कहा था कि भूमि होनी चाहिए लोगों को। आर्थिक क्रियाएं कहाँ पे की जाएगी, पैसा कमाने के लिए कहाँ पे जाएंगे वो लोग, वहां पे जाएंगे ना जहाँ पे जमीन है। ऐसे तो नहीं गाँव में उड़ते फिरेंगे, जमीन नहीं है उनके पास, तो जमीन होनी चाहिए। उसके बाद वो श्रम कितना कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है, और श्रम के पैसे उनको कितने मिल रहे हैं वहां पे होती है चीजें। उसके बाद पूंजी, जब वो लोग पैसे कमा रहे हैं तो कितने कमा रहे हैं, उनके पास पूंजी आ रही है, वो पूंजी कितनी है, और पूंजी से वो निवेश करके और कितनी पूंजी बना सकते हैं, तीसरी चीज। और चौथी है कि मानव पूंजी। अब यहाँ पे इन चीजों को चलाने के लिए एक दिमाग की आवश्यकता है, वो दिमाग यही है। तो हमने ये इन पे काफी गहराई से चर्चा की है। अब समझना है यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं और जनसंख्या हमारे देश के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे देश में हम मशीनें हैं हमारे पास, हम कितने पैसे छाप सकते हैं, पैसे छापने के मामले में जितने चाहे उतने छाप सकते हैं, लेकिन हमारे देश का प्रोडक्शन ही रुक गया तो फिर वो पैसे कहाँ जाएंगे। ये काफ़ी सारे ऐसे देश हैं आज, उन देशों में जो पैसे हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे जो पैसे हैं वो पैसों से ज़्यादा कीमत, तो वो कागज़ जो पैसे जो उनका जिन कागज़ से पैसे बनाए थे वो पैसे वो कागज़ बेच के कमा रहे हैं। मतलब कि आपके पास काफ़ी बड़ी बड़ी घटिया हैं पैसों की, तो आप वो कागज़ महंगे हैं वो पैसे सस्ते हो गए हैं, ऐसी हालत हो गई है देशों की। ठीक है, तो ये स्थिति बन रही है। हम आगे चलते हैं, तो एक काम करना, आप ये डायग्राम बनाना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र लिखना, और फिर आर्थिक क्रियाएं और जनसंख्या की आगे हम बात करते हैं। यही हमारा टॉपिक है जिसकी हमको चर्चा करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम जो चर्चा करें तो उसको आगे बढ़ाते हैं। आपने ये लिखा होगा, आप यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किन किन चीजों को शामिल करेंगे, तो आप कहोगे कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन लिख सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों को हम शामिल करेंगे। प्राकृतिक वस्तुएं ठीक रहेगा, प्राकृतिक वस्तुएं।
और प्राकृतिक वस्तु में जितनी भी चीजें आपके पास है उनको लिख सकते हो। खेती लिख सकते हो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर आज खेती ही है भारत के अंदर। खेती के बाद मछली पालन लिख सकते हो, मछली पालन, या खनन लिख सकते हो, खनन लिख सकते हो, या फिर आप मुर्गी पालन लिख सकते हो, या वानिकी लिख सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्टर जो आता है वो इसके अंदर ही शामिल होता है, और वो है विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र। इसमें आप विनिर्माण लिख सकते हो। अब ये आपको लिखना है, देखो इसमें लिखने की कोई फैक्ट्रियां होती है, इसमें जितनी भी चीजें हैं जिनका विनिर्माण किया जा रहा है वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। उसके बाद सी है। अब सी में आप समझना और लिखना, इसमें जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य हो गया, चाहे बीमा हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, जो भी व्यापार में आप इधर उधर चीजों को पहुंचा रहे हो, जो भी व्यवस्थाएं आपके सामान को पहुंचाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए की गई हो, या आपकी सेवा में चीजें हैं, चाहे पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीजें शामिल इसमें ही की जाएगी। ठीक है, तो सी सेक्टर जो है हमारा, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगर फिर भी लिखना चाहें तो हम इसमें लिख देते हैं, देखना समझना। सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। परिवहन परिवहन में इसमें शामिल होगा जितने भी परिवहन है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। संचार, ठीक है, जो नेटवर्क है आपका वो। बैंकिंग हो गया, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपका। बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो विकसित देश होते हैं, इन विकसित देशों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको सेवा दे रही है, मतलब आपके पास पैसे हैं और आपको कहीं पहुंचाने हैं, आप बैंक में गए, अभी तो यूपीआई का सिस्टम है तो आपने उसको पहुंचा दिया, तो एक सेवा का माध्यम हो गया है वो यूपीआई। अब यूपीआई को कुछ पैसे वो काट लेगा, तो आपको सेवा देने की वो सेवा काट चुका है, मतलब पैसे काट चुका है, लेकिन आपका काम तो हो गया ना। तो इजी बना दिया गया है। अगर ये व्यापार सिस्टम ही नहीं होता, तो ये सेवा क्षेत्र ही नहीं होता तो आप एक जगह से सामान को दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके लिए सुविधाएं की जा रही है, सारी सुविधाएं सेवा क्षेत्र के अंदर ही शामिल की जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जानी चाहिए आपके लिए कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक सेक्टर में सभ्यताओं से जोड़ना इस चीज को, और देखना कि उन सभ्यताओं के पास कुछ भी नहीं था। उन सभ्यताओं के पास था तो बस प्राथमिक क्षेत्र था और तृतीय क्षेत्र था कि व्यापार करना, यहाँ से वहां पहुंचाना। लेकिन उन्होंने विनिर्माण शुरू किया, ये वाला टीन, कांसा, ये कहाँ से बनाने लगे लोग, तांबा, ठीक है। ये सारी चीजें धातुओं से धातुओं मिलाकर नई धातु बनाना, उन धातुओं से नए औजार बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीजें जो प्रोसेस में आई वो चीजें इस सेक्टर के अंदर शामिल कर दी हमने। अलग अलग स्तरों में इसको बांट दिया गया। अब क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सा काम ज़्यादा तरीके वाला होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना और इस चीज को और अच्छे से समझना। एक डॉक्टर है जो गवर्नमेंट जॉब में है, हॉस्पिटल के अंदर भी वो पेशेंट को देखता है, घर में भी वो पेशेंट को देखता है। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट को देखता है, राजस्थान की अगर बात करें तो 0 रुपये लगते हैं आपके, 0 रुपये लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि इस गवर्नमेंट जो है उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दे रही है पैसे, 1.5 लाख, 1,60,000, 70,000 रुपये पर मंथ उसको मंथली पैसे दिए जा रहे हैं। वो काफ़ी है उसके लिए, जितना वो सेवाएं दे रहा है वो काफ़ी है। फिर भी घर पे क्लिनिक खोल के 300 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये फीस ली जाती है। ये पैसे उसको नहीं लेने चाहिए, लेकिन ली जाती है। अब ठीक है, चलो ली जा रही है तो कोई बात नहीं है, ले जा रही है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी सेवा दे रहा है, पैसे ले रहा है। यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर के अंदर चाहे वानिकी हो, चाहे कृषि हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, ये लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ईमानदारी से काम करते हैं। और इनकी जो पैसे फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट ने, वो 300 रुपये फिक्स की गई है। 300 रुपये, पिछली क्लास में हमने बात की थी 300 रुपये। तो किस आधार पे इस डॉक्टर की 1 घंटे की सर्विस वो 1,000 रुपये फीस में बदल जाती है, और किस 1 घंटे एक पेशेंट की है 1,000, और देखता कितना है, 15 मिनट से 20 मिनट भी नहीं देखे जाते हैं। 1,000 वाला 200 रुपये, 300 रुपये वाला तो 5 मिनट में फ्री कर देता है आपको। ये स्थिति बनती है।
यहाँ पे इनकी इनकम फिक्स हो जाती है, पैसे देने ही पड़ेंगे, आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। यहाँ पे भी मजबूरी है, यहाँ पे इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा, चाहे 14 घंटे लगे, 16 घंटे लगे, लेकिन इनको अपनी फसल तैयार करनी है, अपना जो खनन क्षेत्र का काम पूरा करना है, या मछली पालन, मुर्गी पालन, जो भी प्राकृतिक चीज है उनमें इनको ईमानदारी से देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये डॉक्टर इलाज कर रहा है, अगर इलाज हुआ या ना हुआ इस पे कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे फसल खराब हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र अगर कोई है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगा। ये संगठित क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे, तो समझना ये चीजें आपको भी निकल के आएगी कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। जब आगे पढ़ेंगे तो ये ऐसे एग्जाम्पल आपको समझने पड़ेंगे कि यहाँ पे एक डॉक्टर कितने रुपए ले रहा है, 1000 रुपए, बल्कि उसकी फीस पहले ही 1.5 लाख रुपए है। तो किसानों की फीस आप फिक्स कीजिए ना, कम से कम 50,000 60,000 रुपए इनकी ईमानदारी के पैसे इनको पर मंथ मिलने चाहिए। ये इन डॉक्टर को 2,000 फीस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2,000 आप इनको बंद कर दीजिए, ये 25%, सॉरी 0 रुपए में आपका इलाज करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना इलाज किया जा सकता है, सारा इलाज, शानदार मशीनें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है। नेताओं की होटलें पहले बन जाती है, हॉस्पिटल बाद में बनता है, ये हालत है। तो इस आधार पे इसलिए हम कहते हैं कि जो असमानताएं हैं वो असमानताएं जातियों में नहीं है, असमानताएं धर्मों में नहीं है, असमानताएं इन सेक्टरों में है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टरों में है। जो सेवाएं दे रहे हैं वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोनों क्षेत्रों के लोग आज भी काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो जो असमानता है वो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं हमारी हो गई, जनसंख्या हमारी हो गई। तो अब देखिए कि हमारे देश में चीन के बाद या चीन से पहले, अभी आया नहीं है आंकड़ा, लेकिन हम कह सकते हैं कि चीन से ज़्यादा हमारी जनसंख्या होने के कगार पे है या हो गई होगी। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम रखते हैं, तो इसको हम परिसंपत्ति कहते हैं, इसको हम एसेट कहते हैं। राहुल गांधी या फिर निर्मला सीतारमण, दोनों ने एआई को लेकर स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर, दोनों ने इस शब्द का यूज़ किया, एसेट का। इसमें एक चीज को नोटिस करना, उन्होंने दायित्व या बोझ शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने एसेट का यूज किया। वो इसलिए एसेट का यूज कर रहे हैं कि वो जानते हैं इस चीज को कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम पूरे देश में सेवाएं दे सकते हैं, अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम अपने चीज़ें बनाकर वहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं बना पा रहे। तो वो गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तो हमने यहाँ तक बात की, तीनों क्षेत्र हैं, अब आगे चलते हैं और अगली जो हमारी पॉइंट है उसको लिखते हैं। एक चीज़ और है, हमने डॉक्टर का जो एग्जाम्पल आपको दिया है, इसके अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ डॉक्टर को लेकर निकाल दी जाए तो ये जो फीस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इनके लिए कंपटीशन ही नहीं है, इनमें वैकेंसियाँ ही नहीं निकल पाती है इतनी। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आप पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर स्कूलों में पहुँचा दीजिए। मैं कह रहा हूँ मतलब कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा इन लोगों का, काफ़ी कम फीस पे वापस आ जाएंगे। पहले कितने रुपए लेते थे डॉक्टर फीस, 10 रुपए 20 रुपए, फ्री में इलाज करते थे, सिर्फ इलाज के पैसे लगते थे। आज ये डॉक्टर दुकानें खोल के बैठ चुके हैं यहाँ पे। ऐसी चीज़ें कहना गलत है, लेकिन सच्चाई यही है। हम भगवान कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन लूट भी तो रहे हैं ये लोग। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, भगवान भी है पर लूटने का काम भी किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं हम। ये सेक्टर होने के बाद हमें हमारे देश के अंदर एक चीज़ होती है, वो है नेशनल इनकम। इन तीनों सेक्टरों को मिला दिया जाता है और यहाँ का जो कुल मूल्य होता है, जो कुल उत्पादन होता है, हम किस में शामिल करते हैं, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। नेशनल इनकम के अंदर हम एक तो रखते हैं, उसका नाम है मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है, बाजार क्रियाएं। एक होता है बाजार क्रियाएं, एक होता है गैर बाजार क्रियाएं। प्राथमिक सेक्टर का नाम इसलिए लिया था क्योंकि अभी एक डील हुई, ट्रेड डील, उसमें अमेरिका में जो किसान है उनको 50 लाख 60 लाख रुपए सब्सिडी पहले ही दे दी जाती है, उनको लेकर किसानों को दे दी जाती है। आज भारत में वो नहीं दी जाती। आज भारत में जो हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है किसानों को दी जाती है, वो कितने सालों से बढ़ाई ही नहीं गई है। वो कब बढ़ाई जाएगी, वो तो बढ़ाई जाएगी जब देश में चुनाव होंगे, और उसके बाद वो लागू रहे या ना रहे वो सरकार के हाथ में होता है।
तो यहाँ पे अमेरिका के किसान की बात और हमारे भारत के किसान की बात, जबकि जनसंख्या में हम आगे हैं उनसे, तो यहाँ पे इसलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक सेक्टर को लेकर एग्जाम्पल दिया था। अब समझना यहाँ पे बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं ये दोनों क्या है और इनको कैसे हम सरल कर सकते हैं। नेशनल इनकम में हमने कहा कि इन तीनों का कुल उत्पादन, तीनों सेक्टरों का कुल उत्पादन नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। अब इसमें बाजार, देखो एक चीज होती है जिसमें हम इसमें शामिल करते हैं, एक चीज होती है जिसमें शामिल नहीं करते हैं। अगर आपका उद्देश्य है कि बाजार के अंदर आपकी चीजें पहुंचाई जा रही है, अब हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि एक परिवार है जिसमें 10% तो ऐसे, मतलब एक गांव है जिसमें 10% परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग अपने सामान को बाजार में उतार सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, किसान है, छोटे किसान, जो बाजार में सामान नहीं पहुंचाते, वो उतना ही उगाते हैं जितना वो अपने लिए खा सकते हैं, ठीक है, पेट भर सकते हैं। तो जो लोग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह नॉन बाजार एक्टिविटीज़, ये मार्केट एक्टिविटीज़, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, दोनों चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर। तो समझना है यहाँ पे गैर बाजार में जो लोग अपना माल, अपना सामान नहीं बेचते बल्कि अपने लिए ही जो लोग अपना माल, सामान जो है बाजार में नहीं बेचते बल्कि अपने लिए ही इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होते हैं, उनमें कौन है, वो है गैर। दो पॉइंट होते हैं कि नेशनल इनकम में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि जो लोग इतना पैदा करते हैं कि वो खुद भी खाते हैं, बाजार में भी पहुंचा देते हैं। खेती को लेकर ना, हर एक चीज में वो चीजें होती है जिसमें सरकार को टैक्स मिल रहा हो। अब यहाँ पे किसी ने गेहूं उगाए, उतने ही उगाए जितने वो खुद खा सके, तो वो खा गए हैं वो गेहूं को, 1 साल लगा, 6 महीने लगे, लेकिन खा गए हैं वो लोग। उनमें सरकार को क्या टैक्स मिला है, उनसे कुछ नहीं मिला, तो उन चीज़ों को बाजार में शामिल नहीं हो गए। और बाजार में शामिल नहीं होंगे तो नेशनल इनकम में भी शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं होगी। इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे लिखना, तीनों सेक्टरों का कुल उत्पादन नेशनल इनकम में शामिल होता है, लेकिन गैर बाजार क्रियाएं, जो लोग अपना सामान बाजार में नहीं बनाते हैं, नहीं बल्कि अपने लिए यूज करते हैं, उनको गैर बाजार क्रियाओं में शामिल किया, और इनको फिर नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। तो डायग्राम भी बनाना अच्छे से, इस लाइन को भी लिखना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा हो गया। देखना यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो समझना कि गैर बाजार क्रियाएं वो लोग होंगे जो इतना नहीं कमा पा, इतना नहीं, देखो पैसे सब कमाना चाहते हैं, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है, सब कमाना चाहते हैं, लेकिन छोटे किसान हैं, उनके पास इतनी ही जमीन है कि वो अपना पेट भर सके बस, तो वो लोग कहाँ से फिर पैसे कमा पाएंगे। तो ये चीजें जो होती है, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि छोटे किसान, यहाँ पे बाजार क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेतन या लाभ कमाने के लिए, ये दोनों चीजें हैं कि वेतन या लाभ कमाने के लिए जो बाजार क्रियाएं की जाती है वो नेशनल इनकम में शामिल की जाती है। लेकिन जो लोग अपने लिए ही पैसे खा रहे हैं, ठीक है कि हाँ ठीक है, इतने ही पैदा हुए जितने हम खा सकते हैं, तो फिर वो ये होती है चीजें। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर स्थिति ऐसी बनेगी, अकाल पड़ जाए, ये लोग मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर फिर सरकार इनको नहीं देगी, जो 5 किलो मुफ्त राशन है, अगर सरकार इनको नहीं देती है, तो फिर ये लोग, इनके लिए अगले दिन का खाना फिक्स करना काफ़ी भारी हो जाता है। तो कल्याणकारी जो योजना है वो निकाली जानी चाहिए। ये अब बार बार इसको भी कहा जाता है कि क्यों निकाली जा रही है, ये लोगों को मुफ्त में कर दिया जा रहा है, वो कर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालत, अगर सभी लोगों की स्थिति ठीक होती इस देश के अंदर, तो इस इन योजनाओं की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्थिति अगर ठीक नहीं है तो इन योजनाओं की जरूरत है।
सरकारें वादा करेगी वो 10 साल, 25 साल, 50 साल में पूरा होगा, लेकिन तब तक ये लोग मारे जाएंगे। तो इनके लिए चीज़ें, कल्याणकारी योजनाएं निकालना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने नीति निर्देशक तत्वों को बनाया। हमने कहा कि सरकार सामाजिक रूप से धर्म को बीच में ना लाकर, सभी धर्मों को एक साथ रखकर हर एक व्यक्ति के लिए ऐसी योजनाओं की शुरुआत करेगी, जो योजनाएं उनको शिक्षा भी देगी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, उनको भूखा भी नहीं रखा जाएगा, उनको काम भी मिले। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। अब आगे चलते हैं। हमने दूसरी चीज़ की बात, ये हमने जो बात की ये आर्थिक क्रियाओं को लेकर। ये देखिए, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया, नेशनल इनकम में हमने इसको शामिल किया। अभी नेशनल इनकम नहीं पढ़ रहे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन शुरुआती में बेस यही होता है नेशनल इनकम का। तो आर्थिक क्रिया, अब देखिए कि जनसंख्या, अब हमारे देश की जो रियल बात आती है वो यहीं पे आती है। अब देखना, एनआई हो गया, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन। और इसके अंदर एक होता है एजुकेशन और एक होता है हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। दो शब्द हैं, दायित्व या परिसंपत्ति। परिसंपत्ति का अर्थ होता है कि दोनों ही जनसंख्या को लेकर है। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ही जनसंख्या को लेकर, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। अगर 140 करोड़ लोगों के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाए सरकार के द्वारा, उनके लिए काम की व्यवस्था कर दी जाए, उनके लिए उनके हेल्थ की व्यवस्था कर दी जाए, उनके लिए उनके रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, और सरकार अगर लगातार उन लोगों के शिक्षा पे निवेश किया जाए, मतलब कि उन लोगों को इतना पढ़ाया जाए कि वो परिपक्व हो जाए उनके मानसिक तौर पे, उनको इतना बेहतर स्वास्थ्य बनाने की कोशिश की जाए, इतने शानदार अस्पताल बना दिए जाए कि वो लोग फालतू का जो खर्च है उनका वो अपनी शिक्षा पे खर्च करें, अपने काम पे खर्च करें, अपने परिवार पे खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें। वो लोग अगर इतनी सारी चीज़ों के साथ अगर ज़िंदगी जिएंगे तो वो परिसंपत्ति हो जाएगी। लेकिन उनको हेल्थ ही नहीं मिल रही है, उनको मतलब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, शिक्षा मिल ही नहीं रही। आज हमारे राज्यों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब इसीलिए, और आज से नहीं है, आज़ादी के बाद से ही है ये। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने है तो वो बन जाता है हमारे ऊपर बोझ। इसको हम बोझ भी कहते हैं। मतलब एक परिवार में एक परिवार है जिसके अंदर उनका दो छोटा परिवार है, ठीक है। एक बेटा है, उनका बेटा बीमार रहता है काफ़ी ज़्यादा। जो पापा है उनके, वो भी बीमार रहते थे, उनकी डेथ हो गई। मम्मी है और छोटा है, मतलब छोटा के ठीक ठाक है। मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको पढ़ा सके, और इतने भी पैसे नहीं है कि इलाज करवा सके। वो बच्चा ठीक है बीमार है और बीमार ही रहता है। उनको हो सकता है कोई बीमारी हो जो लंबे समय तक वो बीमार ही रहा, मतलब वो मम्मी के लिए एक बोझ बन गया। और जब वो बोझ बन गया तो जितने भी पैसे कमाए गए उसके इलाज में खर्च कर दिए गए। ना तो शिक्षा दिला सके, ना कुछ और चीज़ें कर सके, बस जितने पैसे कमाए गए सारे उसके इलाज पे खर्च किए गए, घर के राशन के लिए खर्च किए गए। मतलब ये एक बोझ है सरकार के ऊपर भी, देश के ऊपर भी। इसको ठीक करने, अगर इसको ठीक कर दिया जाता है तो वो परिसंपत्ति बन जाती है, अगर ठीक नहीं किया जाता है तो वो बोझ बन जाता है। इसलिए आज जो एजुकेशन है उसको लेकर बार बार जो बात की जाती है कि शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो एक निवेश होगा यूथ के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर। अगर नहीं दी जाएगी तो वो बोझ बन जाएंगे। आज अगर काम ही नहीं है, भीड़ खड़ी है, काम ही नहीं है, तो वो बोझ ही है। लेकिन अगर उस भीड़ है और हर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सरकार को टैक्स भी जा रहा है, इस देश का निर्माण भी हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही है। तो ठीक है, तो दायित्व होता है और परिसंपत्ति होती है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम परिसंपत्ति तैयार कर रहे हैं, एसेट तैयार कर रहे हैं, या हम दायित्व तैयार कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चों को बोझ बना रहे हैं हमारे देश के ऊपर, या फिर हम उनको एक परिसंपत्ति बना रहे हैं, एसेट बना रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो डाटा है, जनसंख्या का आप डाटा देखिए, हमारे देश कितनी यंग पॉपुलेशन है।
इसको अगर परिपक्व कर परिसंपत्ति में तैयार कर दिया जाए तो कितना बेहतर हम कर सकते हैं। अब एजुकेशन और हेल्थ को लेकर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं को लेकर हम बात करते हैं। एजुकेशन के अंदर चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। काफी सारी योजनाएं चलाई गई लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन लिख देते हैं। सेतु पाठ्यक्रम, या फिर इसको एक चीज और कहा जाता है, उसको देखिए कि सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लोटो शिविर, स्कूल लोटो शिविर। एक और लिख देते हैं हम इसमें, जो मिड डे मील है, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत की गई। मिड डे मील, दोपहर का भोजन का खाना देना, ताकि खाने के चक्कर में ही स्कूल तो आए बच्चे, खाना खाने भी आए लेकिन आए तो सही। जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस लाने के लिए स्कूल लोटो शिविर चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, ये अनाउंसमेंट किया। ये नीति निर्देशक तत्वों के जो हमने एक भाग बनाया उस भाग का ये रूल है, मतलब कि उसके आधार पे ये चीज़ें तय की गई। अब एक पॉइंट और है, उनको देखना, जीवन प्रत्याशा। अब स्वास्थ्य को लेकर बात करनी है तो ये पॉइंट लिख लीजिए, और पॉपुलेशन जनसंख्या में लिखना दायित्व होता है, परिसंपत्ति होती है। तो वो लोग अगर उनको अच्छी शिक्षा और हेल्थ मिले तो परिसंपत्ति बन जाएंगे, अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो बोझ बन जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। जो हेल्थ है इसको समझना, यहाँ पे एजुकेशन की हमने बात की थी, वो काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई है, काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती है, निरंतर चलाई रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी योजनाएं चलाई गई है। पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी योजनाएं चलाई गई, अगर वो पॉजिटिव में जा रही है तो वो परिसंपत्ति बन रही है, और ये सारी चीज़ें है। अब इनके नवीनतम आंकड़ों के साथ हमको एक क्लास लेनी पड़ेगी। किताब के अंदर काफ़ी पुराने लिखे होते हैं, नए आंकड़े जो आते हैं वो इतने जल्दी छपते नहीं है, तो इनके लिए पूरी नई क्लास लेनी पड़ेगी, तो हम उनकी चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन जो दे रखा था उसमें काफ़ी सारी योजनाएं दे रखी थी, हमने सिर्फ 3 योजनाएं लिखी। अब हेल्थ को लेकर बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो शामिल होता है, एक तो जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। जीवन प्रत्याशा ये होता है, मतलब एक व्यक्ति कितने साल जिंदा रह रहा है। मतलब पहले हमारे देश में काफ़ी अकाल पड़ते थे, 30-30 लाख लोग बंगाल के अंदर अकाल में मारे गए, तो जीने की जो उम्र थी वो औसतन कम हो गई। 2014 में लगभग 68 पॉइंट ये कुछ थी, 68.4 थी, 68.3 वर्ष थी। जो 2020 में, ये तो 2014 में थी, जो 2020 के अंदर 69.4 हो गई है। ठीक है, 69.4 वर्ष हो गई। मतलब एक व्यक्ति 69 साल और 4 महीने तक आराम से जिंदा रहता है, औसतन ये आज की स्थिति है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसमें IMR लिखा जाता है, इसको IMR के अंदर इसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिख सकते हैं आंकड़ा, तो इसमें देख लेना कि 1947 में ये 147 थी, और 2020 के अंदर ये 28 रह गई है सिर्फ। ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर है वो, और जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर एक विशेष समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले और मरने वालों की संख्या की बात यहाँ पे की जाती है। तो ठीक है, जन्म और मृत्यु दर, सी होगा हमारा जन्म दर, जन्म दर, मृत्यु दर। ये हमने सिर्फ लिखे हैं, इनको गहराई से चर्चा करनी तो इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके रियल आंकड़े क्या है, अभी तो उनकी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी हमको। तो आज की हमारी ये क्लास बड़ी हो गई है, लेकिन समझाने के तौर पे कैसी लगी आपको हमको बताना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।